हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम की अपने इस YouTube चैनल पर तैयारी करवाता रहूंगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं फिर हाजिर हूं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। और ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हैं जिसकी हम लोगों ने बेसिक थ्योरी अपने पिछले वीडियो में सीख ली थी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं और वो थोड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए आपको सुना भी देता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आप डेली तैयार जरूर करते रहेंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और मैं आपको रेगुलर ये वीडियोस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूंगा चैप्टर वाइज। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा जाए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। पहले ऑप्शन में लिखा है √25, बी ऑप्शन में लिखा है √3-5, सी में लिखा है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अपरिमेय संख्या टिक करने की बात किया था, पहले वाले ऑप्शन को देखा जाए तो इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। √25 को 5 लिखा जा सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है वो 5 होता है और 5 के अपान में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए √3-5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन के बारे में बात भी कर लें तो ये तो हो नहीं सकता है। और डी में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा था कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। अब इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूं। जैसे इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगा करके भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा था परिमेय संख्या, तो कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए, दोनों का ऐड करके देखिए, जो आए रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग इसको टिक कर दीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन का हमेशा के लिए याद ही कर लीजिए कि हमेशा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है, यानी जो सम होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें, उसमें भी पूछ लिया था निम्न में से परिमेय संख्या है। इस बार आपको परिमेय संख्या टिक करके बताना है। और इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप बिना सॉल्व किए सिर्फ एक नजर देख लीजिए और थोड़ा सा भी अगर आपने स्टडी किया है तो फिर आप उसको टिक कर ले जाएंगे। जैसे देखा जाए, इसमें पूछ लिया था कि परिमेय संख्या कौन सी है, यानी रेशनल नंबर पूछा था। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें √31 लिखा था और बी में लिखा था √5। थर्ड वाले ऑप्शन में 3 + √23 - 23 और डी में लिखा था √11। अब इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर जब कभी भी अभाज्य संख्या लिखी होती है, क्या कहा मैंने, जब अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी हो तब वो संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर √31 लिखा था, 31 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये एक
मतलब अपरिमेय संख्या लिखी हुई है। और वैसे ही √5 ये भी एक जो है अपरिमेय संख्या लिखी हुई थी। वैसे ही जो 11 लिखा था ये भी एक अपरिमेय संख्या लिखी थी। बट जो सी वाला ऑप्शन है इसमें थोड़ा बड़ा सा लिख दिया डराने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सतर्कता के साथ में आंसर देना है, फुल पेशेंस के साथ में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है आपका 23 निगेटिव लिखा था, 23 पॉजिटिव लिखा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या अगर पूछे तो थोड़ा पहचानने का तरीका भी सीख लिया इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट में फिर से पूछ लिया कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें 25/7 लिख रखा था, पाई लिखा है डी ऑप्शन में, सी में लिखा था 0.69 और डी ऑप्शन में लिखा है 5/√16 लिखा होगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 20/7 यानी P/Q टाइप का नंबर लिखा है, और हम लोगों ने तो पढ़ा है कि P/Q टाइप के जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज हमेशा जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। और बी ऑप्शन में पाई लिखा था, क्लास 9th में भी डिस्कस किया गया था, अगर याद हो तो 9th में भी पढ़ा गया था। टीचर जब भी पढ़ाते हैं तो बताते जरूर हैं, ये एक स्पेशल टाइप का नंबर है और इसको हाईलाइट करके वहां पढ़ाया जाता है कि रूट जो पाई है यानी पाई वो एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा बात करें ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन ये था कि 5 तो 5 में लिखा ही है, और √16 इसका तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 हो जाएगा, तो इसको भी P/Q के रूप में राइट किया जा सकता है। वैसे भी इसको भी हम लोग लिख सकते थे P/Q के रूप में। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन परिमेय संख्या है, बस एक ही ऑप्शन बचता है बी जो कि अपरिमेय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लिखा था यदि दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो वे कहलाती हैं। ये तो बिल्कुल डेफिनेशन से क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि वे संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 होता है वह संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। अगर हमारे आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है या इस चैप्टर की जो बेसिक क्लास है वो आपने नहीं अटेंड की है तो उसको जाइए देखिए, वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो वो जो है उसको जरूर देखिए जा करके। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लिखा था कि वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या कहलाती हैं। तो पहला लिखा था यमक जुड़वा अभाज्य, वो तो होती नहीं, सीधे सीधे हम लोग टिक कर सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी जिनका HCF 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य फिर और संपूर्ण इनमें से कोई ये नहीं होगा, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लिखा था दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी, यानी कि आपसे अभाज्य संख्या पूछ लिया है, अभाज्य संख्याएं आपने याद किया है, उसी में से आपको जो है सोच समझ करके टिक कर देना था। पहला 0, तो 0 तो है नहीं, ये सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी। दूसरी बात किया जाए 1, तो 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। फिर जो सी ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन में, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा आंसर वो 2। और 8 की बात किया जाए तो ये भाज्य संख्या है, वो ऑप्शन नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक शून्यतर परिमेय जो है संख्या एवं जो है एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता
शून्यतर का मतलब अगर पता होगा जो है तब जो है थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, वो पता होना ही चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। शून्यतर का इंग्लिश में अगर वर्जन आपको पता है नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। नॉन जीरो का मतलब कोई नंबर जो जीरो ना हो, तो जीरो ना हो यानी और दोनों का आपसे पूछा था तो नॉन जीरो नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने 2 कंसीडर कर लिया। फिर आपसे कह रहा था कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या, तो कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे मैंने √3 कंसीडर कर ली। अब इन दोनों का भागफल मतलब जो है 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर देखा जाए इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे भाई, 2 तो आपका परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, और मैंने क्या किया इसको डिवाइड किया तो भाग, तो रिजल्ट से समझ में आता है कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था निम्न में से परिमेय संख्या होगी। फिर वैसे परिमेय संख्याओं पर क्वेश्चन जो है बन जाता है इस चैप्टर में। तो अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, इस बार रूट के अंदर 9 लिखा हुआ है, इसका अगर हम लोग जो है सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यहीं से देख लीजिए इसी में ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये 3/1 इसको राइट किया जा सकता है। वैसे तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। और इस वाले में अगर देखा जाए फर्स्ट जो है ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी की बात करें तो ये √3 लिखा हुआ था, बी की बात करें तो ये √3 लिखा है, और जो कि इसमें ये नहीं हो सकता है यानी कि जो है परिमेय संख्या। वैसे ही इसकी बात करें तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी थोड़ा बात किया जाए, डेसिमल के बाद में कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कोई एक रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स नहीं लिखे हैं। जिगजैग क्वेश्चन में नंबर लिखे हुए हैं, 1 लिखा 0 लिख दिया, 1 लिखा 0 0 1 कर दिया, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याओं में होते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा था धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक पहले आने वाला पूर्णांक पूछ लिया, धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा मैं आपसे बात करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 6, अब 6 से ठीक पहले आने वाला नंबर क्या होगा, तो तुरंत आपके मन में आ रहा होगा 5 होगा सर। तो यहां से देखा जाए ये 5 कैसे मिला, 5 आपको तब मिला जब मैंने 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और आंसर को यहां से मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यानी कि हमसे जो पूछ लिया था कि 6a और +5, इससे ठीक पहले का हमको नंबर चाहिए था, वो भी धनात्मक नंबर चाहिए था, तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और मिल जाएगा। तो यहां से देखा जाए 6a में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, और ये 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 बच जाएगा प्लस का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 6a + 4, इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। और बाकी 5a + 4 ये नहीं हो सकता। वैसे ही जो है सी ऑप्शन की बात करें 15a + 5 ये भी नहीं हो सकता। डी की बात करें 5a + 6 ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको यानी इस चैप्टर से ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर ये आए तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, यानी टाइम टेकन क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। लेकिन कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं और उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले इसको इरेज कर लिया जाए और ये नोट करके आप क्वेश्चंस को रख लीजिए और ये आपकी हेल्प करेंगे, और इनको तैयार जरूर कर लेना बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले, इनको एक बार देख जरूर लेना जो है सरसरी तौर पर, ताकि ये आप अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको जरूर सॉल्व कर ले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, वो लिखा था कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि आपको इस बार फिर से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पहचानना है। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये
821 होगा। यहां से अगर देखा जाए तो वहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी कि जो है 7,21 वो मिस्टेक हो गई, उसको जरा ध्यान रखेंगे, वो नहीं पॉसिबल है, यानी तो जो है नहीं तो दो ऑप्शन करेक्ट आने लगेंगे। तो 7,21 की अगर बात किया जाए तो 7,21 में अगर हम लोग देखें तो 7 के फैक्टर 1 into 7 ही हो जाएंगे। 21 के फैक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ से यानी कि 1 into 3 into 7 हो जाएंगे। तो 7 और ये 1 दोनों फैक्टर देखो दो कॉमन मिल गए, इसका मतलब ये वाला ये भी नहीं हो सकता था। 31 और 93 की बात किया जाए तो इसके फैक्टर जो होंगे 31 की अगर बात किया जाए तो 1 into 31 ही हो जाएंगे। बट जो 93 लिखा था 93 के फैक्टर की बात करें तो ये 3 into 31 और 1 ऐसे राइट किया जा सकता। तो यहाँ पर भी 31 भी फैक्टर कॉमन मिलेगा और 1 मिल जाएगा, इसका मतलब दो फैक्टर इस वाले युग्म में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये तो अभाज्य का नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम लोग बात करें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 18 और 25 इस वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर, यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, वो पता हो तो आप आंसर दे जाएंगे, बहुत आसान तरीके से दिया जा सकता है। वो फार्मूला ये है कि ए कोई संख्या हो, बी कोई संख्या हो, इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, इन एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। यानी इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, ए अगर पहली संख्या हो, बी कोई दूसरी संख्या हो, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन जो ये आपका 11 नंबर लिखा था वो हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए क्वेश्चन में लिखा था कि 26 और 156 यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, और उनका एलसीएम यानी एलसीएम की वैल्यू 156 दे रखा था। तब आपसे एचसीएफ पूछ लिया था। तो एचसीएफ की बात किया जाए तो यहां से ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे 156। तो यहां से देखा जाए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 निकल करके आ गया। यानी कि 26 और 156 का जो अगर एलसीएम 156 हो तो उनका मासा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि दिया है मासा 99 और 153 और इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। तो लासा 99 और 153 का यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मासा 99 और 153 का 9 है, तो लासा यानी 99 और फिर 153 इनका आपको वहां से लासा बताना था इस बार। तो फिर से वैसे ही इसी फार्मूले से क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखा जाए 99, 153 लिखा था, यानी दोनों संख्याएं में से एक 99 है, दूसरी 153 है, और इस बार का मासा क्वेश्चन में गिवन है, एलसीएम तो पूछा ही है, और अगर देखा जाए तो वो 9 क्वेश्चन में दे रखा था। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 9 1 जा 9 से 99 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 11 टाइम जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो जो आएगा वही करेक्ट ऑप्शन। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक ऑप्शन लिखा था बट वो तो करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 153 कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, यहां से 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 55 में 3 ऐड कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, और 11 1 जा 11 और 5 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा। यानी कि 1683 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी इस
इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लिखा था दो संख्याओं a व b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a व b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि उनका प्रोडक्ट पूछ लिया इस बार, तो प्रोडक्ट पूछा है फिर भी आंसर दिया जा सकता है। अगर हम लोग देखें इसी फार्मूले से लग जाएगा। तो अगर देखा जाए यानी HCF 5 दे रखा था, तो HCF की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से 5 हो गई। दूसरा जो लिखा हुआ था LCM उनका 200 दे रखा था, तो ये 200 हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इस बार a मल्टीप्लाई b की वैल्यू ही पूछ लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 आ जाएगा आंसर। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डरावना टाइप का है, बट आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ उसको लगाते चले जाइए, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था xy, बी में लिखा था x² y² और सी में लिखा था x³ y³ और डी में लिखा था x⁵ y⁵। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, उसको जरा सही कर लीजिए। x³ y⁵2, ये बी ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि HCF पूछा था। HCF जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, उसको जरा सही कर लेंगे। तो देखा जाए दोनों के लिए, तो a की वैल्यू कितना दे रखा था, a की वैल्यू x⁵ y⁵2। वैसे ही b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, b की वैल्यू लिखी है x³ और y⁵3 यानी क्यूब उसका भी। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अगर देखा जाए HCF हम लोगों से पूछ रखा था a का b का, तो दोनों में जो मैक्सिमम फैक्टर कॉमन है वो देख लीजिए। तो यहां से देखा जाए x⁵3 और x⁵5, तो दोनों में x⁵3 तो दोनों में कॉमन है। वैसे ही y वाले को देखा जाए तो y⁵2 y⁵3 में से y⁵2 मैक्सिमम कॉमन दोनों में है, तो ये इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। HCF a और b का x³ y² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड पर बेस्ड क्वेश्चन है, बट आसान है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिखा था संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं और ये 4 ऑप्शन दे दिया था। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए जाएं और फिर देखा जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 140 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यहाँ से सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 7 बार जाएगा और 0 टाइम, फिर 2 से किया जाए तो 35 टाइम जाएगा और फिर ये 5 से कर दीजिए तो ये 7 टाइम चला जाएगा। 7 से फिर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ से देखा जाए 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 2 देखो 2 टाइम आया, इसलिए आप 2 की पावर 2 राइट कर लीजिए और 5 × 7 1 टाइम है। बट वहां पर अगर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबको पावर में लिख रहे हैं, तो भाई जो फैक्टर जैसे 2 आया था 2 बार तो उसको मैंने पावर 2 में लिख दिया। 5 1 टाइम आया तो ऐसे लिख दीजिए। 7 भी 1 टाइम आया है तो कुछ ऐसे राइट कर दो। तो इसको अगर देखिए तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी 2 टू द पावर 2 into 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन और भी थोड़ा पूछ लेता है कभी-कभी क्वेश्चन में, जो है ये जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनकी पावर का सम पूछ लेता है, यानी घातों का योग पूछ लेता है। तब हम लोग क्या करते हैं, इनकी घातों का योग जो है हम लोग कर लेते हैं। यानी जैसे इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर घातों का योग 2 + 1 + 1 हो जाएगा। 2 + 1 + 1 यानी कि 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बाई चांस अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ
पूछता है तो उसका आंसर आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, जैसे लिखा था संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, यानी कि इस बार घातों का योग ही पूछ लिया। तो फिर से घातों का योग बताने के लिए, यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताने के लिए फिर से आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले उनको अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो अगर देखा जाए 144, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करिए। यहां से देखें तो 144 2 से सबसे पहले करेंगे तो 2 जो है 7 पे 14 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से और इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छह 12 हो जाएगा। 2 से इसको करेंगे तो 18 टाइम्स जाएगा। 2 से और करिए तो ये कितना आपका इस बार 9 तो 3 से हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये जो है 1 हो जाएगा। तो इसको आप पूरा कर दीजिए यहां से। तो देखा जाए 144 के जो फैक्टर आ रहे हैं, 2 जो है 3 बार आया, 4 बार आया हुआ है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 3 2 बार आया हुआ है तो 3 की पावर 2 लिख लिया जाए। तो ये 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। बट आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी घातों का योग करके बताइए। तो घातों का योग करने के लिए फिर अगर देखा जाए तो घात में यहाँ पर 4 लिखा था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो घातों का योग कर दीजिए, यानी 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि घातों का योग 6 होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं, घातों का योग पूछता है और जो है अभाज्य गुणनखंड को पूछता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बात करें संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा है, यानी लासा इस बार फिर से निकाल के बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों को तो सिर्फ आंसर से मतलब है कि आंसर किसी तरीके से निकल के आ जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण वर्क होगा। अगर जो स्टूडेंट टाइम को मैनेज नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसका पेपर फिर थोड़ा बहुत इधर उधर छूट ही जाएगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग होता है, सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चंस को, तो टाइम तो उसमें चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी आप सभी जो साथी हैं, जो बोर्ड एग्जाम जिनको देना है, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करके चलेंगे। तो चलिए, ये जो है इन संख्याओं का एलसीएम कई तरीके से दिया जा सकता है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको तो मतलब है सिर्फ जल्दी से आंसर कैसे निकले। वैसे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग लिख सकते हैं, बट जैसे हम लोगों ने 6, 7, 8 में कभी किया था, वैसे ही मैं तो कहता हूँ आप उसको जो है वैसे कर लीजिए और आंसर को टिक कर दीजिए। तो अगर देखा जाए तो 15, 18 और 24 ऐसे ही हम लोग 6, 7, 8 में कभी निकालते थे, वैसे ही निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ये 15, ये 9 टाइम जाएगा, ये 12 टाइम, 2 से इसको करेंगे तो ये 15, ये 9 वैसे ही, ये 6 टाइम चला जाएगा। 2 से और डिवाइड किया जाए तो ये 15, 9 और ये 3 टाइम जाएगा। अब ये अगर देखो तो 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है, सीधे 3 से होगा, तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 1 टाइम। यहाँ से देखा जाए 3 से और डिवाइड करिए तो ये 5 और ये 3 और ये 1, 5 से लास्ट में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 1 1 ऐसे। तो अगर देखा जाए ये जो सामने की तरफ यहाँ पर नंबर आए हुए हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम अगर देखा जाए, एलसीएम आपसे पूछा था तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा हो जाता है 360। तो अगर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो रहा था इस वाले क्वेश्चन में 360, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि संख्या 31 25 का घातांक रूप है, और ऑप्शन में अगर देखो तो 5 की पावर 4 लिखा था, 5 की पावर 6 लिखा है, 5 की पावर 5 लिखा है, 5 की पावर 8 लिखा है। तो इस क्वेश्चन को
घात के रूप में आपको व्यक्त करके दिखाना था, तो इसके भी आप भाज्य वर्गखंड कर लीजिए और देखा जाए क्या होता है। तो 31 25 इसको आपको करना है। और थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आसान से थोड़ा दिमाग लगाइए। सभी पावर 5 में है, सभी पावर 5 बेस में लिखी हुई, यानी कि पावर्स में कुछ लिखा और बेस में सब में 5 है। तो इसका मतलब सीधे आप 5 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो 5 से किया जाए तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और ये 2 बचा तो 5 5 जा 25। फिर उसके बाद में 5 से और करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से और इसको जब डिवाइड किया जाए तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से इसको और डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर 5 5 जा 25। तो इसको अगर देखें 5 को और 1 टाइम लेके जाए तो ये 1, फिर यानी 1 2 3 4 5, इट मींस 5 टू द पावर 5 इसका मीनिंग हुआ। तो जो 3125 लिखा था इसको 5 की पावर 5 लिखा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 टू द पावर 5। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है बट थोड़ा जो है टेक्निकल है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा था कि 22/7 माइनस पाई है, यानी कि ये कैसा नंबर आएगा इसको बताइए। बट अगर थोड़ा जल्दी आंसर दे तो आप आंसर गलत भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के जो है गलत होने के चांस ज्यादा हैं। अगर बच्चा ध्यान से आंसर नहीं दिया तो गलत भी हो जाएगा। जैसे दिमाग लगाएं कि 22/7 और माइनस पाई, तो 22/7 भी नंबर लिखा और पाई की वैल्यू भी 22/7 एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दोनों को अगर हम लोग यानी इसकी वैल्यू 22/7 रख दें सॉल्व करें तो इसका मतलब 0 आ गया, यानी कि गलत हो गया। अगर 0 टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस वे से आपको आंसर नहीं देना है। दूसरा तरीका क्या है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है और दूसरा पाई हम लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ी देर पहले, अभी बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो यहाँ पर जो है डिफरेंस होगा तो वो क्या आएगा, हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है 0 तो नहीं आएगा। तो 22/7 एक परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या, और दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या यहाँ से मिल जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा। ना तो इन दोनों का डिफरेंस प्राकृत संख्या होगा, ना तो शून्य होगा और ना ही परिमेय संख्या होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेशन से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। लिखा था सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्न में से 0 है या 1 है या 2 है या 4 है। तो अगर बात करें, ये याद कर लीजिए हमेशा के लिए, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर की बात किया है वह 4 हो जाएगी। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगी, डी वाला करेक्ट है। पहला हम बात करें 2 जो लिखा हुआ था, तो ये सबसे छोटी और ये जो है आपकी जो है प्राइम नंबर में आती है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये इस वास्तविक जो संख्याओं वाला चैप्टर था कक्षा 10 में, उसके हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लिया और उम्मीद करते हैं अगर इस क्वेश्चन को सीख लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और ये क्वेश्चन सब किसी न किसी सत्र में आए हुए थे जिनको सॉल्यूशन आज आपको दे दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर लास्ट में कहेंगे कि मेहनत करते रहिए और डरना बिल्कुल नहीं है, और हम और आप दोनों मिल करके एग्जाम को फाड़ के आएंगे, पेपर पूरा मतलब करके आएंगे। और कुछ पंक्तियां हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर जरा तू साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलती है एक पैर से भी दुनिया, चलने को तो चलती है एक पैर से भी दुनिया, पर दूसरा साथ दे तो और बात है।